थैंक यू गगन पाठक जी। और सबसे पहले आज अखिल भारतीय सरस्वती ज्योतिष मंच और पंडित राजीव शर्मा जी का हार्दिक धन्यवाद और ढेर सारी सभी विद्वानों, विदुषियों और गुरुकुल परिवार से हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पर विराजे मुख्य अतिथिगण और दूर दूर से आए ज्योतिष विद्वानगण, उन सबको मेरा सबसे पहले सादर प्रणाम। आज सबसे पहले बात करते हैं सम्मेलन की। मुझे 25 मिनट का समय दिया है और इशारा मिल जाएगा। अगर वास्तु की मेरी बात पूरी नहीं हुई तो कल दोबारा उसको कंटिन्यू करेंगे। सम्मेलन का मतलब क्या होता है? सम्मेलन और सेमिनार का फर्क क्या होता है? सम्मेलन कॉन्फ्रेंस का मतलब एक विशेष मुद्दे के ऊपर समाज के कुछ लोग जब इकट्ठा होते हैं तो विचार विमर्श करते हैं और आने वाली नई चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसको सम्मेलन कहते हैं। सेमिनार का मतलब हो गया कि पर्टिकुलर टॉपिक हमारे पास है, एक चैप्टर हमारे पास है, पहले हम प्रतियां दे देते हैं, अब इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन कराना आसान काम नहीं है और इतने सारे सम्मेलन कराना तो बिल्कुल आसान नहीं है। और ये मंच किसी भी पहचान का मोहताज नहीं। कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ नए हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं अपना दूंगा। पहले मैं आचार्य लोकेश धमीजा आईटी बैकग्राउंड से हूं और 19-20 ईयर से सॉफ्टवेयर की फील्ड में अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट्स के साथ काम किए। जब एस्ट्रोलॉजी की फील्ड को देखा तो मुझे तो ये टेक्नोलॉजी नजर आई, किसी को शास्त्र नजर आया, किसी को ज्ञान नजर आया और किसी को भविष्य में जानने की कला या विद्या। मुझे टेक्नोलॉजी नजर आई। आज मैं कुछ बातें करूंगा आपसे बड़ी मजेदार कि टेक्नोलॉजी, साइंस माने जो प्रमाण हो चुका है, और टेक्नोलॉजी जिसके बिना आज जिया नहीं जा सकता। अभी 5 मिनट 1 सेकंड के लिए भी लाइट चली जाए, सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। हमारे बीच में पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी हैं। इन्होंने भी लाल किताब के ऊपर इतना काम किया कि मेरे ख्याल से हर विद्यार्थी को लाल किताब समझने के लिए इनकी किताब पढ़नी ही पड़ती। और इतना सरल अनुवाद। पंडित रूपचंद जोशी जी को आज हम सभी याद कर रहे हैं। उनकी याद में एक सम्मेलन डेडिकेट किया है। आपको बीच में बताऊंगा कि वो भी टेक्नोलॉजी यूज करते थे। उस समय टेक्नोलॉजी यूज करते थे जो टेक्नोलॉजी आज यूज हो रही है प्रमाण के साथ। और आप लाल किताब के विद्वान ये नहीं करेंगे कि हाँ ये चीज तो यूज करते थे। लेकिन पहले समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी में और साइंस में और ज्ञान में और विद्या में रिसर्च बहुत जरूरी है। बिना रिसर्च के काम हो ही नहीं सकता। तो मैं पहले आपको टेक्नोलॉजी पे लेके चलता हूं। 1994 में 1994 में कंपनी आई जिसका नाम था याहू। हर किसी ने याहू पे अपनी ईमेल आईडी बनाई होगी, सबने। सबसे पहले इंटरनेट खुलते ही याहू याहू होता। 2000 के अंदर याहू कंपनी का टर्नओवर $128 बिलियन हो गया और वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनियों के बीच में एक कंपनी बन गई।
उसी 2000 के बीच में दो स्टूडेंट, दो नए विद्यार्थी याहू के पास जाते हैं और 1 मिलियन की डिमांड करते हैं। $128 बिलियन और 1 मिलियन, यानी कि मूंगफली के दाने। और उन दो लोगों का नाम था गूगल। मतलब कि गूगल ने 1 मिलियन के अंदर अपने आप को सौंपने की कोशिश की। आप सुनिएगा ध्यान से, मैं ज्योतिष में और हमारे पंडित जी जोशी जी के साथ जोड़ूंगा। आप कहेंगे वो भी टेक्नोलॉजी के मास्टर थे। 1 मिलियन में गूगल की दरखास्त को याहू ने ठुकरा दी। तुम हो कौन? मैं याहू हूं। आज बड़ी से बड़ी कंपनी को अगर स्टैब्लिश्ड होना है तो मेरे पास आना पड़ेगा। तो गूगल ने कहा हमने एक बहुत अच्छा टूल निकाला जो आपके काम आएगा। आपको कोरिलेट कराऊंगा कि ज्योतिष तो आज का विषय नहीं है, बहुत पुराना विषय है, लेकिन आजकल के छोटे छोटे टूल जो नए निकले हैं और नए लोगों ने निकाले हैं, बहुत काम के। और टेक्नोलॉजी में जो रिसर्च बोलेगा कि नहीं होती, वो जीरो। मैं साइंस की बात भी करूंगा, वो भी प्रमाण। उसके बाद गूगल थोड़ा सा बढ़ने लगा और सबको पता है गूगल की, आज गूगल के बिना तो कल्पना नहीं कर सकते। $1 बिलियन याहू ने ऑफर लगाई कि अब तुम्हें हम टेक ओवर कर लेते हैं कुछ ही समय में। तो गूगल ने बोला मुझे $3 बिलियन चाहिए। $1 बिलियन से मेरा काम नहीं होने वाला। याहू ने कहा बहुत ज्यादा अमाउंट है, और याहू बहुत बड़ी कंपनी थी, उसके लिए मूंगफली के दाने थे। किसी तरीके से डील नहीं हुई और उनके बीच में करार हो गया कि अब तुम्हारा जो इंजन है, तुम्हारा जो एल्गोरिथम है, उसको हम अपने पास रखेंगे। हमारे यूजर आएंगे, तुम्हारा टूल यूज करेंगे और हमारे डेटा को एक्सप्लोर करेंगे, दोनों की चांदी हो जाएगी। गूगल ने कहा ठीक है, मेरा टूल यूज होगा। लेकिन धीरे 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 किसको क्या पता था कि गूगल बाप बन जाएगा, क्योंकि उसके टूल में बहुत दर्द था। डेटा नहीं था, लेकिन उसके टूल में बहुत दर्द था। और थोड़े टाइम में याहू ने ये देखा कि मेरे डेटा से, मेरे ही सारे कामों से गूगल को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, इसको निकाला। और उसने करार कैंसिल कर दिया। और जब करार कैंसिल किया तो गूगल ने अपनी मार्केट एस्टैब्लिश करनी शुरू कर दी। और मजे की आपको बताऊं, गूगल $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन गया और याहू को वेरिजोन ने मात्र $4.46 बिलियन में परचेज किया, यानी कि मूंगफली के भाव। रीजन क्या था? याहू की टीम ने आंकड़ा निकाला और ये रीजन मेरे एस्ट्रोलॉजी में आने का कारण बना। मेरा रिसर्च बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा रिसर्च करता हूं, और 20 इयर्स के साथ कॉर्पोरेट के साथ जब काम करते हैं तो वो अपने आप ही आपको सक्सेसफुल बना देते हैं कि काम करो काम करो काम करो। कैसे? हम स्कूल के सॉफ्टवेयर बनाते थे, एक एक्स अमाउंट होता था, तो हमारी टीम जाती थी स्कूल के पास कि हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो वो ये नहीं कहते थे पैसे ले जाओ, वो कहते थे परचेज ऑर्डर ले जाओ, बना के दिखा देना, अगले अप्रैल में डेटा ट्रांसफर करेंगे तो 50% पेमेंट रिलीज कर देंगे। यानी कि परचेज ऑर्डर की वैल्यू इक्विवेलेंट टू मनी थी। वो ऐसा नहीं था कि पहले पैसे दे दो। तो ये बहुत बड़ा रीजन। याहू को क्या फाइंड आउट हुआ? याहू के पास बहुत बड़े बड़े लोग आए कि तुम्हारे फेलियर का रीजन क्या है, और गूगल जो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं था वो कैसे उठ गया। आओ आंकलन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकलन है। बहुत सारे लोग बैठे थे, बोलो याहू क्या है? कहता है याहू ईमेल है, दूसरा कहता है याहू चैट है, तीसरा कहता है याहू सर्च बॉक्स है, चौथा कहता है याहू डायरेक्टरी है, पांचवा कहता है याहू शॉपिंग है, छठा कहता है याहू ये है, याहू ये है, याहू ये है। अब बारी है गूगल की। गूगल क्या है? कहता है गूगल सर्च इंजन। दूसरे से पूछा गूगल क्या है? गूगल सर्च इंजन है। तीसरे से पूछा गूगल क्या है? गूगल सर्च इंजन है।
इस चीज से मार खा गया। यानी कि गूगल के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी की पावर थी जिसकी मार्केट में डिमांड थी, और याहू के पास इतना कुछ था लेकिन उसकी मार्केट में डिमांड नहीं थी, क्योंकि सर्च गूगल के थ्रू ही याहू पे होती। इस वजह से गूगल आगे बढ़ गई। अब आपको साइंस में लेके चलता हूं। ये रिसर्च थी गूगल की कि याहू को वापस जाना पड़ा, और आज स्टैंड ही नहीं करता थे। सबने साइंटिस्ट का नाम सुना, न्यूटन का। न्यूटन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, ज्यादा उसके बारे में टेक्निकल बात नहीं करेंगे, रिसर्च की, और सारे वैज्ञानिकों ने, सारे साइंटिस्ट ने उनकी थ्योरी के ऊपर काम किया। एक पागल बच्चा, 5 साल का पागल बच्चा जो बोल नहीं पाता था, जिसको पहली बार उपहार में वास्तु का कंपास मिला, जिसका नाम था आइंस्टाइन, उसने एक ऐसी रिसर्च निकाली 200 साल के बाद, 200 इयर्स के बाद, न्यूटन के 200 इयर्स के बाद, और बोला कि न्यूटन की जो थ्योरी है वो गलत है, बट इतने सारे आविष्कार, इतनी इंडस्ट्री आगे बढ़ गई, ये कैसे हो सकता है? उसने अपनी रिसर्च दी E = mc², सब जानते हैं, जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब तक बना। और 200 साल पुरानी रिसर्च को, न्यूटन की रिसर्च को कैंसिल करना पड़ा और आइंस्टाइन की रिसर्च को मानना पड़ा, क्योंकि उसने रिसर्च किया। इधर टेक्नोलॉजी में रिसर्च हुई, इधर साइंस में रिसर्च हुई। अब ज्योतिष में कैसे हुई? वैदिक ज्योतिष हमारी मां है, आज से कई हजार साल पहले से चल रही होगी। मेरी एज नहीं है इतनी, मुझे पता नहीं। शास्त्रों में इसका वर्णन 1939 में, 40 में, 40 में, 52 में लाल किताब नाम की किताब आई, 100 साल की, और इतनी पॉपुलर हो गई कि आज कोई भी ज्योतिषी उसके बिना कंसल्टेशन नहीं कर सकता। तो वैदिक ज्योतिष याहू है, नाराज नहीं होइएगा वैदिक ज्योतिष वाले, फंडामेंटल आज भी याहू के चल रहे हैं, प्लेटफॉर्म याहू का ही है। लेकिन लाल किताब ने वो जो सर्च का ऑप्शन था, और आज जो मार्केट में डिमांड थी हर किसी की कि उपाय क्या होगा, रेमेडी क्या होगा, हर रेमेडी क्या होगा, वो लाल किताब ने। तो पंडित रूपचंद जोशी जी ने भी एक टेक्नोलॉजी निकाली उस समय, जो रेमेडी के नाम से लाल किताब की पुस्तक बन गई। जितने भी लोग नए ज्योतिष फील्ड में नई एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उन सबको अयनांश के बारे में मालूम। बिना अयनांश के, लैटिट्यूड के, लॉन्गिट्यूड के बिना कुंडली नहीं बन सकती, लाल किताब में तो है ही। और लाल किताब मैं भी करता हूं, लाल किताब में सिखाता भी हूं। हम फक्र से बोलते हैं राशि नहीं मानते, नक्षत्र नहीं मानते, पर आपको पता है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन सबसे पहले लाल किताब में ही निकला। ये टेक्नोलॉजी लाल किताब से ही आई कि तेरा राहु 2 से नहीं बोलता, 1 से बोलता है। ये दुरुस्ती क्या थी? ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन ही था। शायद पंडित जी को नॉलेज होगी, उनको अयनांश के बारे में आइडिया होगा और उन्हें कैलकुलेट कर। अब इतना ज्ञान तो किसी के पास नहीं, इसीलिए उनको बारंबार प्रणाम, और एक बार सभी डेडिकेटेड होकर उनके लिए तालियां बजा दीजिए पंडित जी को। उनके बिना ज्योतिष में कल्पना नहीं की जा सकती। अब बीटीआर को कौन लेके आए? पंडित जी बहुत विद्वान थे, उन्होंने किताब निकाली, लाल किताब के ऐसे सूत्र दिए और बीटीआर करना भी जानते थे। हम कैसे करें? तो नई रिसर्च आई, कृष्ण मूर्ति पद्धति, और आज केपी पद्धति के बिना ज्योतिष की कल्पना ही नहीं की जा सकती। क्यों? उन्होंने जो सूक्ष्म सब लॉर्ड के डिवीजन दे दिए, जो उन्होंने वो बारीक कैलकुलेशन दे दिया कि कोई भी चार्ट आता है तो पहले 5 मिनट का बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर लो, उससे हर व्यक्ति कैलकुलेटिव मेथड से बीटीआर करने लगा। तो एवरी टाइम टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई, ज्योतिष में भी इंक्रीज हुई, साइंस में भी इंक्रीज हुई, टेक्नोलॉजी में भी आज भी हो रही। 2015 में मैंने सोचा एक बहुत बड़ा पोर्टल बनाऊंगा, क्योंकि मेरी कंपनी काम करती है, बहुत पोर्टल बनाया हमने, अच्छी अच्छी कंपनीज जुड़ी हुई थी साथ में, और कई कंपनियों का पेड कंसल्टेंट का काम करते थे।
तो देखा पोर्टल तो मार्केट में 4-5 हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों ना नई चीज बनाए। तो मार्केट में डिमांड किसकी है? मार्केट में डिमांड है डायग्नोस। आपके पास अगर कोई कॉर्पोरेट का व्यक्ति आता है, वो आपके बारे में नहीं पूछता मेरा स्वभाव कैसा, मेरी राशि कैसी है, वो कहता मुझे कल टेंडर का बिड लगाना है कल, और अगर आप में कैलकुलेशन की पावर है तो मुझे गाइड करो। यानी कि आपको डायग्नोस करना है, आपको एनालिसिस करना है कि इसकी पथरी के अंदर इस समय का क्या योग बन रहा है, और वो बिना आज के कैलकुलेशन मेथड से नहीं हो सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी। लेकिन बहुत बड़ा लेकिन, आपने उसको बता दिया कि कल का दिन अच्छा नहीं है, ये टेंडर सर्वनाश कर देगा, और अगले 15 दिन तक टेंडर नहीं लगाना। वो कहता है 15 दिन बाद तो खत्म हो जाएगा सब, अब मुझे फटाफट कोई उपाय बता दो। मैंने मार्केट का नीड क्या है, पहले तो डायग्नोस कर दो और फिर उपाय बता दो। तो 2 डॉक्टर बन गए। एक डॉक्टर बन गया फिजिशियन। हमें तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास गए, उसने थर्मामीटर लगाया, मेरे को बुखार है, 3 दिन गोली खा के आ जी, 4 दिन बाद फिर बुखार नहीं होता, कहता ब्लड टेस्ट करा लो। ब्लड टेस्ट करा के देखा ये तो प्रॉब्लम है, रिकमेंडेड टू फोर्टिस मैक्स एंड मेदांता, अच्छे हॉस्पिटल, मेरा काम हो गया। तो डायग्नोस डॉक्टर बने फिजिशियन। डायग्नोस जो एस्ट्रोलॉजी करता है, इस बने फिजिशियन, उसने डायग्नोस कर दिया। बट अब हम बार बार ये बोले कि मैंने तो डायग्नोस कर दिया है, आप जाके वहां से उपाय करा लो, तो पॉसिबल। मुझे साथ में उपाय भी देना पड़ा, तो हमने लाल किताब की टेक्नोलॉजी को, नक्षत्रास की टेक्नोलॉजी को इकट्ठा किया 2015 में और स्टार्ट किया। थोड़ा चैलेंज भी आया, कुछ लोगों से डिस्कशन हुआ, कुछ लोगों ने बोला गलत है, ये तो किताब के साथ छेड़छाड़ है। हमने कहा आइंस्टाइन है ना, पागल है ना, 200 साल बाद पता लगेगा हमारी आइंस्टाइन की थ्योरी, न्यूटन की थ्योरी भी तो मार खा गई, याओ की थ्योरी भी तो मार खा गई। ट्राई तो करें, और साइंस तो बार बार प्रयोग से चलता है। 5500 स्टूडेंट हमने लास्ट ईयर दिसंबर में कंप्लीट करे, और आज बहुत सारे लोग देश विदेश में हमारी थ्योरी और प्रैक्टिकलिटीज वाली टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो हमने डायग्नोस लाल किताब और प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशन में। और आज बहुत सारे सभी विद्वान आज केपी को यूज करते हैं और फिर लाल किताब की थ्योरी को यूज करते हैं। माने टेक्नोलॉजी का रिसर्च होता रहेगा, और रिसर्च पे जितने भी नए लोग आएंगे उनका ऑलवेज स्वागत है। क्यों? क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलने वाला। अब आवश्यकता आविष्कार की जननी, ये मुहावरा सबने सुना। बच्चा पढ़ता नहीं, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, क्या करें? ट्यूशन लगा दो। हेल्थ खराब हो गई, डॉक्टर साहब ने बोला कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, भैया हार्ट अटैक हो सकता है, क्या करो? सुबह जॉगिंग शुरू कर दो। यानी कि अब उन्होंने क्या दे दिया? आपको रेमेडी दे दी, आपको उपाय दे दिया, और साथ में प्रिकॉशन भी दे दिया कि सर्दी ज्यादा है, बाहर मत निकलना, जुकाम हो जाएगा, नजला हो जाएगा, लंग्स पे अटैक करेगा, हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा बनते हैं। यही प्रिकॉशन, यही रेमेडी वास्तु और ज्योतिषी तो है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर 10% आगे चले जाओ तो सूर्य महादेव उदय होते, यानी कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में 10% आगे चला दे तो सूर्य देव आते। और डॉक्टर कहते हैं कि विटामिन डी मिलता है इसमें, और ये विटामिन डी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ये विटामिन डी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये विटामिन डी प्रतिरोधी शक्ति बढ़ाता है, ये विटामिन डी स्किन को भी बहुत ग्लो करता है। और यही दोपहर को 12-1 बजे के बाद घूमने जाओ तो सन क्रीम लगानी पड़ती है, वो SFF को लगाते हैं कि वो सन की जो लाइट है वो खराब ना कर दे। यानी कि सुबह सूरज की रोशनी चाहिए, नया बच्चा पैदा हुआ उसको जॉन्डिस से बचाने के लिए चाहिए, और दोपहर को वही सूर्य की रोशनी से बचने के लिए क्रीम लगाई। तो इसी शास्त्र के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेके एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसको वास्तु बोलो, कि भाई दरवाजा नॉर्थ ईस्ट में ओपन कर लो, पूजा नॉर्थ ईस्ट में रखो, ताकि आपको विटामिन डी मिलता है।
और जिस समय 2 से 3 बजे के बीच में सूर्य बिल्कुल ऊपर आ जाता है और बिल्कुल गर्म प्रहार के ऊपर होता है, तो यहां बैठ के अगर विचार विमर्श करोगे तो झगड़ा हो जाएगा। तो क्यों ना ऐसी गर्म चीज यही रख दो। तो हमारे घर में किचन होती है तो साउथ ईस्ट में डाल दी। मैं वास्तु नहीं पढ़ा रहा, सब जानते हैं, मैं बता रहा हूं व्यवस्था बना दी क्योंकि हमारे शास्त्रों में और प्रैक्टिकल लाइफ में लिखी, यानी कि प्रिकॉशन था कि अगर साउथ ईस्ट की जगह नॉर्थ ईस्ट में किचन बना देंगे तो विटामिन डी वाला भी तो अफेक्ट खत्म कर देंगे, माने डिसबैलेंस हो जाएगा। तो वास्तु के प्रिंसिपल हैं क्या? सर खुजाया बहुत कि वास्तु शास्त्री, मैं 4-5 लोगों से भी मिला, मिलने में भी शर्म नहीं है, ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान लेके कोई नहीं आता है। ज्ञान लेके मंथन करके अपना रिसर्च करके जब आप नई पैकेजिंग निकालते हो, नई केस स्टडीज निकालते हो, वो काम करती है, वो वैल्यू दे रही। तो सर खुजाना पड़ता है ना, क्या वास्तु, क्या सबको नॉर्थ ईस्ट के अंदर एंट्री दे दें? क्या सबको नॉर्थ ईस्ट बढ़िया कर दे तो सब बढ़िया हो जाएगा? तो फिर एक प्रॉब्लम मिली कि सबके साथ तो ऐसा नहीं, यानी कि ये फंडामेंटल तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों? इसको व्यवस्था बोला गया, इसको सिस्टम बोला गया, वास्तु को एक सिस्टम बोला गया। और अगर वास्तु को परिभाषा दे तो कहते हैं वास योग्य स्थान कौन करता है? चिड़िया करती है, कुत्ता करता है, सारे करते हैं। चिड़िया घोंसला बनाती है, हम मकान बनाते हैं, कुत्ता भी पहले साफ करता है, तो वो अपने वास योग्य स्थान बनाता है, इसी को वास्तु कहते हैं। फिर मिट्टी जो होती है वहां की, जो पंच तत्वों को बोला गया कि ये बैलेंस करते हैं। फिर किसी ने बोला ये तो फेंग शुई का थ्योरी। अरे कहीं का भी थ्योरी हो, जापानी अगर आपके सामने आ जाएगा तो आप बोलोगे जापानी है, चीनी आपके सामने आ जाएगा तो आप बोलोगे चाइना का है। ठीक है, वो जापानी और चाइना में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, पर पता लग जाएगा इंडियन नहीं है। साउथ अफ्रीका से कोई आ जाएगा तो आप बोलोगे साउथ अफ्रीकन क्या है। यही तो वास्तु है। क्यों? क्योंकि वहां के पंच तत्वों से ही वो बना है और उसके पंच तत्व उसको काम कर रहे हैं। तो एक नया सूत्र निकला कि वास्तु बिना ज्योतिष के नहीं हो सकता। मेरे टाइम हो गए। वास्तु बिना ज्योतिष के नहीं हो सकता। तो अब ज्योतिष का मतलब क्या है? मैं शॉर्टकट में, टाइम भी हो गया, केस स्टडी आपको बताता हूं। मुझे कुछ वास्तु के बारे में और भी बताना था, कल मौका मिलेगा तो आपको बताऊंगा कि सूत्र को किस तरीके से परिभाषित करके शास्त्र ने और प्रैक्टिकल लाइफ ने इंप्लीमेंट किया। और बड़ा मजेदार, आप लोग भी जब कंसल्टेशन करते हैं तो सब कंसल्टेशन का एक फाइल बनाइए। मैंने बनाया, हर क्लाइंट का फाइल बनाइए और फेलियर को बार बार देखिए कहां चूक हो गई। एक योग किस डिग्री पे जाके फलित होता है, मैं कोडिंग जानता हूं, तो हमने 50-50 हजार कुंडलियों पे वो प्रोग्राम चला के देखा कि यहां कनेक्ट होता है। यानी कि योग तो बहुत बढ़िया था लेकिन हर जगह नहीं लगता। हमारी एक स्टूडेंट थी डॉक्टर, और सारे कोर्सेज उसने किए हुए। अब जब सब कोर्सेज कर लिए तो उसको एस्ट्रोलॉजी भी आता है, वास्तु भी आता है, सारा कुछ आता है। शादी को 3 साल हो गए और कहती है सर बेबी नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हुआ। नक्षत्र प्रणाली, चाहे केपी हो, चाहे नाड़ी नक्षत्र हो, चाहे कस्पर टेक्नोलॉजी, दूसरा घर, 5वां घर और 11वां घर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बच्चा देते हैं, और पहला घर, चौथा घर और 10वां घर इकट्ठे हो जाते हैं तो बच्चा नहीं देते। ये फॉर्मूला है, जो जानते हैं उन्हें पता हो। अब उसके चार्ट के अंदर ये नहीं आ रहा, बच्चा तो चाहिए। क्या मेडिकली फिट हो? तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपना चेकअप कराया, यस मेडिकली बिल्कुल फिट है। मैं कहा लाल किताब पे कुछ उपाय करा देते, वंशफल सेट करा देते। मैं ये नहीं कह रहा कि लाल किताब के उपाय काम नहीं करते या लाल किताब के उपाय हर वक्त काम करते हैं। 100% किसी भी एस्ट्रोलॉजर का, किसी डॉक्टर का, किसी भी टीचर का, किसी भी वकील का केस नहीं होता कभी भी। उसके अंदर माइनस भी होते हैं और प्लस भी होते हैं। इसी को परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो मैंने उसको बोला एक काम करते हैं, अब हम रिसर्च कर रहे हैं, अब हम उपाय नहीं ढूंढ रहे कि बच्चा आएगा कैसे। कहती 5वें घर से आएगा, पर नहीं है मेरे इस समय दशा के अंदर। अगर मेरी अंतर दशा प्रत्यंतर दशा में कहीं से आ भी जाए तो मेरी दशा अलाउ नहीं कर रही, तो क्यों ना तेरे को आर्टिफिशियल 5वां घर दे दे। अब आर्टिफिशियल क्या होता है? अरे आर्टिफिशियल मशनूई ग्रह तो होता है जो लाल किताब में भी है।
कि दांत अगर टूट गया तो नकली लगा के काम करते हैं, तो मशनूई कंसेप्ट बिल्कुल सेम आर्टिफिशियल ग्रह वाला है, और हमारा इवेंट प्लानिंग टेक्निक वाला। अब उसका नक्शा मकान का और हमारी कुंडली, यानी कि उस लड़की की कुंडली, सबको पता है 0 डिग्री के ऊपर 0 डिग्री की मैपिंग कर देंगे तो नक्शा और कुंडली केंद्रित हो जाएगी। जहां 0 डिग्री आ रहा है वहां इसका 0 डिग्री आ रहा है, हमारा केंद्रित हो जाएगा। जहां 90 डिग्री पे हमें कवर करना है वो 90 डिग्री पे कवर हो जाएगा। तो आप अपने नक्शे को अपनी कुंडली के हिसाब से डिग्री पे मैनेज करें। और अब तो वास्तु चक्र बन गए, बड़ा आसान है, ऊपर ही देते 16 जोन कट के आ जाते, कट के आ गए। ये 5वां घर पड़ रहा है तुम्हारे घर में, यहां क्या रखा हुआ है? कहती सोफा। पहले ये कमरा था, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, तो हमने अपने क्लिनिक को बड़ा कर दिया और इस पार्ट को छोटा कर दिया। अच्छा, कब किया? कह रहे हो गए इस बात को 3 साल। तो शादी के बाद मैं जब आई हूं तो क्लिनिक बड़ा चाहिए था। ओके, तो देखो माइंड में क्या प्लान हो रहा है कि 5th हाउस पहले छोटा कर दिया, लेकिन उनकी नीड थी। अब इस यहां पर क्या रखा हुआ है? कहती सोफा। मैं तो सो सकते हो? कहती कैसे सोएंगे? तो मैंने कहा बच्चा तो सोफे पे भी हो सकता है। वो तो बच्चों को स्टोरी बताते हैं कि एंजेला के बच्चा देंगे। जब तक 5वां घर इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक बच्चा नहीं होगा। तो एक काम करो, कुछ दिनों के लिए यहां ट्राई करो। आप विश्वास नहीं करोगे, ये सारा का सारा एक तरीके से पूरा डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होता है हमारे पास, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों के बाद सारी केस स्टडीज को शास्त्र के रूप में दें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में मेरा बहुत पैशन है। उसका बेबी हो गया, यानी कि 5वां घर हमने उसका एक्टिवेट कर दिया आर्टिफिशियल तरीके से, क्योंकि 5वें घर में वो सोने लगे। तो इसका मतलब ज्योतिष और वास्तु अगर इन दोनों को कनेक्ट करें तो हाउस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और अगर ज्योतिष और वास्तु को कनेक्ट करें तो ज्योतिष के दोषों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दोनों अपने आप में एक दूसरे के साथ काम करती है। तो फिर मेरे पास एक चैलेंज आ गया कि ज्योतिष, वास्तु, लाल किताब या अकल्ट साइंस है क्या? इसको नाम क्या दे? कितनी मर्जी प्रेडिक्शन कर दो, आता प्रॉब्लम वाला आदमी जिसका बहुत बढ़िया चल रहा है क्यों आएगा? अभी किसी इंडस्ट्रीज को ले आता हूं मैं, टाटा को ही ले आता हूं जो कभी गिरा ही नहीं आज तक। वो कहेगा क्या हो रहा है? तो कर्मों पे बिलीव करो। पंजाबी में ना, जीदे कर दाने उन्दे कर कमले भी सियाने, को बोलेगा ही नहीं। अब क्या करें? तो मैंने एक नाम दिया ट्रीटमेंट, यानी कि लाल किताब, वैदिक ज्योतिष और वास्तु, इन तीनों के सहयोग से, न्यूमरोलॉजी के सहयोग से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, और कोई भी मेथड किसी से भी कनेक्ट करके बहुत अच्छे सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ये मेरी छोटी सी देन थी, टाइम भी हो गया है, जो बैठे हैं। कल वास्तु की कुछ और 2-3 केस स्टडीज आपको बताएंगे जो वास्तु और हमने कुंडली के साथ कनेक्ट है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबने बहुत ध्यान से सुना। नमस्कार। इजी वे में मॉडर्न प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन सीखने के लिए ज्वाइन आचार्य लोकेश धमीजा, गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस। कॉल